एक लिट्टी एक गिलास पानी बेचने का हुक्म जुगाड़ पाता है नारायण। क्या परिस्थितियां हैं ट्रेन रेलवे का। वह व्यक्ति जो कहीं ना कहीं बहुत तकलीफों से अपने घर को चलाता है, उसमें भी भ्रष्टाचार और उस व्यक्ति का स्वरूप। इसीलिए कहते हैं कि जिंदगी जहां कहीं भी हारती है पाषाण जी, और जिंदगी जहां कहीं भी जीतती है, हर सांस के साथ कविता हाफती है, टूटती है, थम थम कर संभलती है। अंत में बस यही कहूंगा कि वैचारिक प्रतिबद्धता के प्रति पाषाण जी की जो कर्मठता है, वो कहीं ना कहीं हमें नवीन उद्भावनाओं को उद्भाषित करे और तरह तरह की सोच को हमारे अंदर जन्म दे और हम आज भी उनसे लाभान्वित हो सके, यही कामना करेंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रही है तो उसके लिए मार्जिन करेंगे आप, लेकिन बस इतना ही, क्योंकि सबकी विचारधारा अलग होती है। मेरे व्यक्तिगत विचार थे क्योंकि उनके ऊपर शोध के दौरान बस इतना ही कहना चाहूंगा कि पाषाण जी अपनी रचनाशीलता के नए नए आयामों के साथ आते हैं और उनके ऊपर अगर हम लिखना चाहें बहुत कुछ लिख सकते हैं। आज भी उनकी नाभि में बहुत अमृत है जो कभी नहीं सूखता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। सही बात है, आपने पाषाण जी की कविताओं के कई आयामों की चर्चा की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारी बातें हैं जो आप कहना चाहते थे, हम सुनेंगे ज़रूर। वो वक्त भी आएगा, मौका भी आएगा, लेकिन हमारे पास समय कम है और भी वक्ता हैं। पाषाण जी को भी हमें सुनना है। एक जगह लिखते हैं पाषाण जी कि सब कुछ समा जाता है तुम्हारी अखबार में, हर कहीं बैठ जाती हैं तुम्हारी आँखें। कविता तुम्हारी उम्र आदमी की उम्र है, तुम आदमी से बड़ी नहीं हो। यह कवि जो कहता है कि कविता भी आदमी से बड़ी नहीं है, आदमी बड़ा है, इस कवि को बार बार मैं नमन करता हूँ। और मैं पाषाण जी को तो कई कार्यक्रम में सुनता देखता रहा शुरू से, लेकिन जब इन पे कार्यक्रम होने की बात आई और उसका दायित्व तो मेरे ऊपर आ गया, तो फिर से गंभीरतापूर्वक पाषाण जी को पढ़ने का मौका मिला। और मुझे लगा कि यह कवि जो इतनी विविधता पूर्ण कविताएं रच सका है, इस कवि को वह स्थान क्यों नहीं मिला जो केदार जी को मिला, कुंवर नारायण को मिला या अन्य इनके समकालीन कवियों को मिला। यह दुर्भाग्य है हमारा और हमारे देश का। लेकिन फिर भी पाषाण जी को इसका गिला नहीं है। अगर गिला होता तो वो निराश हो सकते थे, रचना कर्म से विरत हो सकते थे, लेकिन इनकी सृजनशीलता आज भी इस बात का गवाह है कि इनके नाभि का अमृत अभी चुका नहीं है जो कह कर के गए नीरज जी। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं हमारे साथी, हमारे दादा युवक कवि नीलकमल जी को आवाज़ दूंगा मैं, और उनसे आग्रह करूंगा कि वे आएं और पाषाण जी की कविताओं पर बातचीत करें। श्रद्धेय कवि पाषाण जी, आदरणीय कृष्ण कल्पित जी, नीरज जी, मृत्युंजय जी और आप सब। पाषाण जी का लेखन इतना विपुल है कि उस पर 15-20 मिनट में कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं पाषाण जी की कविताओं को पढ़ते हुए मैंने कुछ अलग अलग दृष्टियों से पाषाण जी को समझने की कोशिश की है।
और 4-5 कोण से मैं पाषाण जी की कविताओं को देखते हुए कुछ अपनी बातें रखूँगा। सबसे पहले जिस तरफ मैं इशारा करना चाहूँगा, पाषाण जी की कविताओं में जीवन संघर्ष। मुक्तिबोध जिस गर्वीली गरीबी की चर्चा बार बार अपनी कविताओं में करते हैं, गर्वीली गरीबी, जहाँ गरीबी है, अभाव है, लेकिन उसको लेकर मन में कोई कुंठा, कोई दैन्य का भाव नहीं है, वो गर्व, उस पर अहंकार है कवि को। ये हिंदी की परंपरा में ये चीज़ें हैं। त्रिलोचन एक जगह कहते हैं कि दीनता लिपटी है देह से, मन तो अदीन है। पाषाण के यहाँ जो जीवन संघर्ष है, उसमें ये गर्वीली गरीबी वाला बोध मैंने लक्षित किया है। एक विलक्षण कविता पाषाण जी की मेरे नज़र में आई। हालांकि पाषाण जी का सारा लिखा उपलब्ध मेरे पास नहीं था, जो कुछ किताबें थी, और एक बढ़िया काम पाषाण जी ने फेसबुक पे आके ये किया कि अपनी कुछ पुरानी रचनाएं वो वहाँ पे डालते रहते हैं। तो पाषाण जी जिस समय फेसबुक पे आए, उस समय तक मैं खोजते खोजते पाषाण जी को गया और एक विलक्षण कविता मिली वहाँ पे। मतलब कविता को पढ़ते हुए रोंगटे खड़े जाते हैं। ये एक किताब पाषाण जी की 1968 में आती है, एक शीर्षकहीन कविता तथा अन्य 5 कविताएं। इसमें एक कविता है, शीर्षक उसका मुझे नहीं मिला, कविता शुरू होती है, यह वही प्याला है। कविता में जो नैरेटर है, हम ये नहीं मान के बैठ जाएंगे कि वो पाषाण जी अपनी कहानी सुना रहे हैं। कविता का जो नैरेटर है वो बहुत अभाव में है, परिवार का खर्चा नहीं चल पा रहा है। ऐसे में वो आत्महत्या का फैसला करता है। एक प्याला उसके सेल्फ में रखा हुआ है, उस प्याले से कविता शुरू करते हैं, ये वही प्याला है, दोस्तों ने शायद उपहार में दिया था, उसमें जहर है। और कविता का नैरेटर जो है, प्रथम पुरुष जो है, वो धीरे धीरे आत्महत्या की तैयारी कर रहा है और सोच रहा है कि अब समस्याओं का एक ही समाधान है कि इस जीवन को खत्म कर लिया जाए। यह वही प्याला है। आज मेरा आहत मन हाय क्यों रोता है, समय के तराजू पर जब कभी तौला है, अपने सम्मान को हल्का ही पाया है। अब ऐसा लगता है निष्कर्ष मेरा सच्चा है, जीवन से मृत्यु का आश्रय अधिक अच्छा है। कविता जब आगे बढ़ती है तो बीच में एक बच्चा आता है। मतलब ये पूरी नाटकीयता से भरी हुई कविता है और इस पर एक अच्छी फिल्म बन सकती है, आप लोग सोचिएगा। एक बच्चा आता है जो कहता है कि माँ बहुत बीमार है और करा रही है और दीदी भी घबराई हुई है। तो ये डिस्ट्रैक्शन उसको, वो वहाँ जाता है, पत्नी दम तोड़ देती है और जब पत्नी दम तोड़ देती है तो कभी को फिर ख्याल आता है वही प्याला जहर वाला। लेकिन तभी वो बच्चा आता है, कहता है कि दूध का स्वाद बड़ा कड़वा था आज। वो बच्चा पी चुका है दूध को और वो 12 साल का बसंत। कविता आगे बढ़ती है। मुन्ना तभी कहता है बाबूजी दूध बड़ा ठंडा था, जाने क्यों कड़वा था, और लड़खड़ाता है, सहसा गिर जाता है, 12 बसंतों का फूल मुरझाता है। तो जो आत्महत्या करने जा रहा है वो बच जाता है। कविता जहाँ खत्म होती है, रात आत्महत्या की ऐसे बीत जाती है, मृत्यु से भयंकर किंतु जीवन छोड़ जाती है। ये कविता मुझे लगा कि जीवन संघर्ष और क्या होता है, कविता में हम जिसकी बात करते हैं। तो पाषाण जी की कविताओं में ऐसी और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। एक कविता में वो कहते हैं, ये इधर की हाल 2009 का उनका जो संग्रह है उसमें एक कविता है,
निज सभी से दूर कितना हो रहा हूँ मैं, लग रहा मजबूरियों में खो रहा हूँ मैं, चारों तरफ हैं युद्ध के बादल उभरते, लिख रहा चिट्ठी कि जैसे रो रहा हूँ मैं। ये दुख, जीवन में ये संघर्ष, लेकिन इसके बीच में भी कवि का जो है अपने ऊपर जो अपने को संभालना, कभी इससे टूटा नहीं है, इसके बीच भी कभी आगे बढ़ जाता है। तो एक तो जीवन संघर्ष पाषाणी की कविताओं में मैंने उस पर अलग से काम हो सकता है। दूसरी जो जिस दृष्टि से मैंने कविताओं को देखा वो है कि पाषाण जी भारतीयता के कवि हैं। भारतीयता के कवि किस तरह से हैं? 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिर रही थी, राम छाए हुए थे, वाल्मीकि की चिंता लिखते हैं पाषाण जी, और उसमें राम से सीधे सीधे सवाल करते हैं। और सवाल कुछ ऐसे करते हैं वो आज भी बहुत रेलेवेंट है, और जो स्त्री विमर्श और स्त्रीवाद जो है वहाँ वो चीज़ें यहाँ से उठाई जा सकती है। राम से प्रश्न किया है कवि ने कि सीता सिर्फ रानी नहीं, नागरिक थी अयोध्या की, अभियोगों का उत्तर क्यों उससे नहीं मांगा प्रभु। ये प्रश्न राम से है कि सीता का पक्ष सुने बिना सीता के ऊपर निर्णय कैसे ले लिया आपने। और ये जो लोग कानून पढ़ते समझते हैं वो ये जानते हैं कि न्याय का सिद्धांत है कि आरोप जिस पे लगता है उसको अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना चाहिए, अन्यथा न्याय पूर्ण नहीं होता है। अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड कहते हैं इसको अदालत में। तो इस पॉइंट को वकील की तरह कवि जो है यहाँ लेके आता है और ये सवाल उठाता है कि त्रेता से कलयुग तक सीता क्यों कांटों पर चलती है, लपटों में जलती है, फंदे से झूलती है, पानी में मरती है, धरती की दुहिता क्यों धरती में धंसती है। इस तरह से राम को प्रश्नांकित करते हैं। और कृष्ण अगली ही किताब 1993 में कृष्ण चौराहे पर, कृष्ण खुद तो चौराहे पे एकदम से, जिसको बांग्ला में कहते हैं मोड़ेर माथा है, ले आके खड़ा कर देते हैं। और कृष्ण से भी सवाल किया जाता है। सवाल क्या? यहाँ भी बहुत रेलिवेंट चीज़ें जो जाति विमर्श और दलित विमर्श की चीज़ें यहाँ देखी जा सकती हैं। चौराहे के केंद्र में मांगते संशयग्रस्त दलित आज समाधान, भारत के भूमिपुत्र भूमिहीन क्यों रहे, अन्न दें वस्त्र दें सबको संपन्न करें, निर्वसन ताप सहें स्वयं क्यों विपन्न मरे। और आगे सवाल करते हैं कि शोषण या मृत्यु ही शेष जब विकल्प हों, उतारू हुई व्यवस्था जब उत्पीड़न के पक्ष में कवच पहन, शास्त्रों और धर्म का बोलो कृष्ण, श्रमिक जन क्या करें। तो राम और कृष्ण जो पाषाण जी की कविताओं में हैं वो सही माने में हमारी संस्कृति में और हमारे भारतीय संदर्भों में जो राम कृष्ण जैसे हो सकते हैं, अधिक वो मानवीय हैं। वो डरा देने वाले जय श्री राम वाले राम नहीं हैं, वो बड़े मित्रवत हैं, मनुष्यवत हैं। उनसे सामने बैठा के जवाब सवाल किया जा सकता है और अपनी समस्याओं का हल पूछा जा सकता है। तो ये जो भारतीय संस्कृति के जो प्रतीक हैं राम कृष्ण, गंगा पर एक कविता है जो दुष्यंत कुमार की पंक्तियां हैं ना कि बढ़ गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, वो आप देखें कि पाषाण जी कहते हैं आखिर हिमालय भी कैसे लिख पाता सृष्टि का बीज काव्य यदि उसके सीने में खंजर की तरह नहीं समाता आदमी से जुड़ा धरती का दर्द। आदमी से जुड़ा धरती का दर्द जो है वो हिमालय के सीने में खंजर की तरह चुभा हुआ है और उससे गंगा निकल रही है। गंगा किसी शिव की जटा से नहीं निकल रही है। मिथकों को नए संदर्भ में, नए आलोक में। तो भारतीयता के कवि हैं पाषाण।
तीसरा जो दृष्टिकोण जो मैंने अपनाया पाषाण जी की कविताओं को देखने के लिए, कि पाषाण जी लोक के कवि हैं। लोक किस तरह आता है पाषाण जी की कविताओं में, उसमें आप देखिएगा कि पप्पू की पाती पढ़कर एक कविता है, शायद पढ़ी गई कविता या उस पर कोई क्लास वगैरह में थी, कि पप्पू यानी घर का कोई बच्चा चिट्ठी लिख रहा है, उसमें घर के लोगों का, घर के सदस्यों का हालचाल वो विस्तार से बताता है, लेकिन घर के बाहर जो समाज है, जो लोग है, उसका समाचार नहीं है और कभी उसके लिए चिंतित है। कहता है बच्चे से कि अगली पाती में ध्यान रहे, आदमी सिर्फ देह से नहीं जीता, मन भी जीता है, औरों से जिसका मन जितना जुड़ता है वो उतना अच्छा जन्म होता है। ये नसीहत है अगली पीढ़ी के लिए। और नज़ीर मियाँ की कविता है, लोक को समझने के लिए अनूठी कविता है। नज़ीर मियाँ हवेली के कुएं में उनको जाने नहीं दिया जाता है और वो फैसला करते हैं कि कुआं खोदा जाएगा। तो नज़ीर मियाँ का दुख जो है उसमें तमाम लोगों का दुख जुड़ जाता है और नया कुआं खोदा जाता है। तो उसमें नज़ीर मियाँ के साथ कौन कौन लोग हैं? खोदेंगे आज कुआं, आज सबने किया तय, प्राण प्राण गूंजी भगीरथी की जय, बुधिया मलाहिन सम्राजी कोयरिन, रहमत की बेवा जुनेजा भी, हटाती थी माटी धोती थी गारा, उमक उमक इनसे बिताते थे बच्चे। ये सारे लोग उसमें जुड़ जाते हैं। तो ये लोक है, लोक की ताकत है। कितना ताकतवर बना अकेले का दर्द जुड़ते ही अपनों के साथ। एक फेरी वाला आता है, टिकुली सिंदूर वगैरह बेचते हैं, वो लोक का एक चित्र है। छूं बढ़ाता भेद घटाता फेरी वाला। और पीपल पर एक अद्भुत कविता है, लोक को समझने के लिए उसके लिहाज से बड़ी बेहतरीन कविता है, जिसमें कहते हैं तुम शिव के तरु पुरखों के पुरखे। पीपल का पेड़, पीपल के पेड़ में बहुत सारे रोमांटिक कविताएं भी हैं। सदी से अधिक जिए पात पात वात वात। अच्छा, ये भी पाषाण जी और पाषाण जी की पीढ़ी की एक खासियत है। इस तरह के शब्द युग्म, पात पात वात वात, हवा हवा, मतलब शब्दों को गलाघात करते हुए, ये पाषाण जी की पीढ़ी की खासियत है, नवगीत वाली पीढ़ी है। गरल पिए रहते थे किंतु हरे, रहते थे खूब भरे, फिजों की चहचह जागते थे तुम ढहे अकस्मात पिछवाड़ा वीरान हुआ, सन्नाटे के गीतों का करुण अवसान है। तो ये लोक, एक तो मैंने कहा जीवन संघर्ष के कवि, दूसरा मैंने कहा भारतीयता के कवि और लोक के कवि। अब इसके बाद देखिए प्रेम और सौंदर्य के कवि पाषाण। प्रेम और सौंदर्य का कुछ मतलब अजीब एक मतलब बड़ा सुंदर, ये पाषाण जी के सबसे तो ताज़ी कविताएं हैं। इनका जो नया संग्रह है उसमें कुछ कविताएं हैं, मतलब आप दंग रह जाएंगे वो कविताएं पढ़ के। सरगम के सुर साधे, जो अभी 2018 में पाषाण जी का संग्रह आया है, उसमें कहते हैं, उसमें है कि धरती को छू कर भी अनछुआ जैसे छोड़कर हर रोज जैसे सरक जाते हैं सूरज और चांद। धरती को अनछुआ छोड़कर जैसे रोज सरक जाते हैं सूरज और चांद, तुम वैसे ही क्यों नहीं सरक सकती हो मेरे बाहुपाश से। पूरी स्वतंत्र और पवित्र हो तुम, ओ मेरी प्रिया। ये प्रेम जो है, ये बांधने वाला प्रेम नहीं, मुक्त करने वाला प्रेम है। क्योंकि स्त्रीवादी यहाँ सवाल कर सकते हैं, पर्याप्त स्कोप है, भाई तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि मुक्त करता हूँ। लेकिन ये मुझे लगता है कि ये बांधने वाला प्रेम नहीं, मुक्त प्रेम है। आप देखिए कि एक प्रेम दो अभिव्यक्तियाँ शीर्षक से कविता में आता है कि सेते हुए दिसंबर की धूप
रग रग निहारते हैं 70 पार दादा दादी एक दूसरे की झुर्रियों में। क्या निहारते हैं? पके धान और गेहूं की बालियों का तर्क। और एक कविता है प्यार 75 पार। प्यार 75 पार लिखने वाले कवि पाषाण जी यहाँ बैठे हुए। वो क्या है? 75 प्यार 75 पार कैसा है? देखिए कुछ पंक्तियां कि गिनते गांठ गांठ रीते बसंत और पतझड़ों के पात पात हवा हवा। जो मैंने कहा इस तरह के हवा हवा घात प्रतिघात बाहों में साथ साथ बिछावन पर सांस सांस अलसाए नींदे से त्वचा त्वचा देह राग से परे अनहद सरगम साध रहा होता है प्यार 75 पार। अनहद सरगम मतलब साथ हैं, बाहों में साथ साथ हैं, बिछावन है, लेकिन आप देखिए कि कोई यौनिकता नहीं है यहाँ पे। प्रेम का अनहद सरगम है। तो पाषाण जी प्रेम के कवि भी हैं। पाषाण जी की कविताओं का आयाम बहुत बड़ा है, इसलिए पाषाण जी को एक फ्रेम में फिट नहीं किया सकता, जैसा नीरज जी ने कहा। और पाषाण जी की जनरेशन जो है वो नवगीतों के लिए बड़ी चर्चित पीढ़ी है। हमारे छविनाथ मिश्र जी उस समय थे, और पाषाण जी का एक नवगीत देखिए, प्रेम है यहाँ पे, कि इसको तो गाया जा सकता था, आप लोगों ने इसको नोट किया होता तो इस पर एक गीत बन सकता था कि भर भर आई आँख कि जब जब याद तुम्हारी आई, नाच रही बंजारा बदरी बिखरी लट घुमराली, नैन बान सी बिजुली रह रह मस्ती भरे निराली, लजा गई सपनों को छूकर अभी अभी पुरवाई, भर भर आई आँख जब जब याद तुम्हारी आई। तो इस तरह से प्रेम और सौंदर्य के कवि पाषाण, ये चार दृष्टियां। और आखिर पे मैं उतनी ज़्यादा बातें नहीं कहूँगा क्योंकि नीरज जी कह गए हैं कि राजनीतिक चेतना के कवि पाषाण, तो उस पर बातें चूंकि हो गई हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं। इतना ही कहूँगा कि पाषाण जी पार्टी लाइन के कवि कभी नहीं रहे। पार्टी लाइन कैडर के लिए होती है, कवि के लिए कोई पार्टी लाइन नहीं होती। पाषाण जी के यहाँ मार्क्स भी मिलेंगे, लेनिन भी मिलेंगे, माओ भी मिलेंगे। कुल मिलाकर वो अंत में अभी जो उनका वैचारिक जो उनकी बुनावट जो मुझे दिख रही है वो गांधी के सबसे करीब है। इस समय जो उनकी मनस्थिति है, मार्क्स से होते हुए, लेनिन से होते हुए, नक्सलबाड़ी होते हुए, भगत सिंह होते हुए गांधी, और पानी नामा जो कविता उनकी है खुद कविता है। तो पाषाण जी के इन 4-5 आयामों की मैंने चर्चा की, क्योंकि 15-20 मिनट में इससे ज़्यादा बात करना संभव भी नहीं है। और चलते चलते एक सूचना आप लोगों से शेयर करूंगा कि पिछले 6-8 महीने से मैं कलकत्ता के अपने वरिष्ठ पीढ़ी के कुछ कवियों को लेकर के किताब पे काम कर रहा हूँ, जिसमें पाषाण जी एक कवि हैं। चौरंगी नाम से एक किताब आएगी निकट भविष्य में, उसमें पाषाण जी पे आप लिखी बातें विस्तार से पढ़ते हैं। बहुत धन्यवाद नीलकमल जी, बहुत ही सुचिंतित तरीके से अपनी बात रखने के लिए। कई आयामों की चर्चा आपने की पाषाण जी की कविताओं पर। और अब मैं चर्चित कवि गद्यकार कृष्ण कल्पित जी को आवाज़ दे रहा हूँ। अपनी बेबाकी के लिए वो बहुत प्रसिद्ध रहे हैं। मैं उन्हें आवाज़ दे रहा हूँ कि वे आएँ और अपनी बात रखें। मंच पर उपस्थित हमारी भाषा के महत्वपूर्ण कवि
पाषाण जी, अजय जी, नीलकमल जी, मृत्युंजय कुमार सिंह जी और सभागार में उपस्थित मेरे पुराने मित्र सुधांशु रंजन जी, आशुतोष जी, शैलेंद्र जी और जयप्रकाश सेठिया जी और सभागार में उपस्थित मित्रों, सबसे पहले तो मैं पाषाण जी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ कि इससे पहले कलकत्ता मेरा आना जाना काफ़ी रहा है, लेकिन संयोग या दुर्योग कि कभी पाषाण जी के कवि के रूप से तो मैं बहुत पहले से परिचित हूँ, लेकिन साक्षात मिलना यहीं पे हुआ मेरा। तो ये भी एक मेरा सौभाग्य है कि नीलांबर ने मुझे इस आयोजन के लिए बुलाया। और ये तो था ही कि पाषाण जी के दर्शन होंगे, पाषाण जी की कविता पर कुछ कहने का अवसर मिलेगा। तो बहुत सारी पाषाण जी की कविताओं की आवृत्ति की गई। पाषाण जी की कविताओं पर विमलेश जी ने, अजय जी ने और बहुत मार्मिक ढंग से नीलकमल जी ने उनकी कविताओं की बुनावट को देखा। मृत्युंजय जी ने भी कुछ सवाल शुरू में ही खड़े कर दिए थे। तो जितने भी सवाल थे या जो प्रश्न पैदा हुए हैं या जो बात आई है, उसको मैं समेटने की कोशिश करूंगा अपने संक्षिप्त वक्तव्य में। कि ये बार बार ये बात उठाई जा रही है कि पाषाण जी की उपेक्षा हुई। हाँ, हुई। एक सच्चे कवि की उपेक्षा कोई नई बात नहीं है। और एक कवि को, अगर कोई कवि अपनी उपेक्षा से घबराता है तो उसको कवि कर्म छोड़ देना चाहिए। दुनिया भर के कविता के इतिहास में हमें नजर आता है कि जो जीते जी प्रसिद्ध हो गए, जो जीते जी पुरस्कृत हो गए, जो जीते जी सेलिब्रिटी, एक गंदा शब्द चला है आजकल, सेलिब्रिटी। अशोक वाजपेयी कहते हैं कि कवि को सेलिब्रिटी होना चाहिए। अरे भाई, पता भी है सेलिब्रिटी शब्द का मतलब क्या है। ये हॉलीवुड का शब्द है, गंदा शब्द है ये, सेलुलाइट और ये सब मिलके कि आप ऐसा व्यक्तित्व बनिए कि जिसपे कि सब आकर्षित हों, चारों तरफ से आएं और आपको देखें और आपके साथ तस्वीरें खिंचवाएं। तो ये जो सेलिब्रिटी है, अरे भाई, एक कवि को तो एकांत चाहिए, सेलिब्रिटी नहीं। उसको अकेलापन चाहिए, उसको सोचने का वक्त चाहिए। तो सवाल ये है कि इस उपेक्षा पे भी हम विचार करेंगे। पाषाण जी के बारे में तो बड़ी सुंदर बात कही मृत्युंजय जी ने कि ये पढ़ाए जाने वाले कवि नहीं हैं, ये ढूंढ ढूंढ कर पढ़े जाने वाले कवि हैं। तो देखिए, आप जिनको उपेक्षित कवि मानते हैं, उनकी पंक्तियां ढूंढ ढूंढ के लोग पढ़ते हैं। मैं भी पढ़ता हूँ, किताबें तो इनकी मिलती नहीं हैं। और जहाँ से भी किसी पत्रिका में छपी है, 50 साल तो मुझे भी, या 45 वर्ष तो मुझे भी साहित्य की दुनिया में बड़ी नज़दीक से देख रहा हूँ पूरे हिंदी साहित्य को। तो ढूंढ ढूंढ करके पंक्तियां पढ़ी जाती हैं। और ऐसे भी कवि हैं जिनकी 50-50 किताबें, 50-50 संस्करण, 50-50 सारी किताबें, उनको कोई पढ़ता नहीं है। तो एक उपेक्षित कवि को ढूंढ करके पढ़ा जा रहा है और एक सेलिब्रेटेड पोएट को पढ़ा नहीं जा रहा है। केवल उसकी अन्य गतिविधियों के कारण ही वो अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए है। ऐसे उदाहरण कोई नाम लेके बताने की जरूरत नहीं है। 2-3 तरह से मैं बात करूंगा कि एक तो कोलकाता के रचनाकार पाषाण जी कोलकाता के हैं। कोलकाता में 50 वर्ष इन्होंने दिए हैं और अभी तक हैं। इनका पूरा रचना कर्म यहाँ पे पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ। इनका पूरा संघर्ष, इनकी पूरी रचना यात्रा जिस शहर से जुड़ी हुई है वे कलकत्ता के हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये केवल कोलकाता के कवि नहीं है। ये किस भाषा के कवि हैं?
हिंदी भाषा के कवि हैं तो हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण कवि हैं जो कोलकाता में रहते हैं। हम गालिब को दिल्ली का कवि नहीं कहते, हम निराला को इलाहाबाद का कवि नहीं कहते। वो तो एक रेफरेंस है कि वो वहाँ रहता है और वो लोकल भी। हम रेणु तो आंचलिक कथाकार हैं और एक अंचल को कोसी और वो जो पूरा सुधांशु जी जानते हैं उस पूरे इलाके को जो पूर्णिया का है उसको उजागर किया। फिर भी उनको पूर्णिया का कथाकार नहीं कहा जाता। वो हिंदी भाषा के हमारे महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। तो जिस भाषा में, और कोलकाता शहर से ही मुझे ध्यान आता है कि पाषाण जी ही नहीं, कोलकाता के जितने भी हिंदी के रचनाकार जो मेरी नज़र में दूर तक जाके मैं देख रहा हूँ, उन सभी की कमोबेश उपेक्षा हुई। कोलकाता में दूसरी भाषाओं के भी बड़े बड़े कवि रहे। हमारे राजस्थानी के महाकवि कन्हैयालाल सेठिया की भी कर्मभूमि और वो रहा। लेकिन सेठिया जी हमारी भाषा के महान कवि हैं, इस देश के भारतीय कवि हैं, लेकिन उनके भी हिंदी रचना कर्म को हिंदी वालों ने अभी तक भी ध्यान से नहीं देखा है। जबकि मेरा मानना है कि उत्तर छायावादी काल में अगर उनकी रचनाओं का अध्ययन किया जाए तो वो हिंदी के भी महत्वपूर्ण कवि ठहराए जाएंगे। तो हिंदी के लोगों की उपेक्षा, चाहे वो शलभ श्री राम सिंह हो, और इन्होंने तो बहुत कविताएं लिखी हैं अपने मित्रों पर, अलख नारायण हो या वो अक्षय उपाध्याय हो जो चाक पर कितना अद्भुत, अब तो वो रहे नहीं है। तो जितने भी हिंदी के रचनाकार कोलकाता से जुड़े रहे हैं वो उनकी उपेक्षा हुई है, उनके साथ राजनीति हुई है और एक उनको केंद्रीयता में आने से सायास रोकने की चेष्टा, ये तो चलता ही है। साहित्य क्या सारी दुनिया में, मतलब ये कोई आसान नहीं है कोई किसी का कवि बन जाना। और कोलकाता देखिए कि हिंदी के लिए अगर कोलकाता नहीं होता तो हिंदी भाषा ही नहीं होती। फोर्ट विलियम कॉलेज और एशियाटिक सोसाइटी ने जो दो भाषाएं बनाई, हिंदी और उर्दू, तो वो कोलकाता नहीं बनाई। हिंदी की पत्रकारिता कहाँ से शुरू होती है? तो जो हिंदी के लिए इतना योगदान करने वाले लोगों और एक शहर को के रचनाकारों की खास तौर से उपेक्षा, और केवल ये तो कोलकाता का प्रसंग है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोलकाता के हिंदी रचनाकारों की, चाहे सकलदीप सिंह हो, चाहे कहानीकार हो, चाहे और भी बहुत सारे रचनाकार महत्वपूर्ण चाहे जी हों, उनको वो स्थान नहीं मिला जो कि उस भाषा में मिलता है। तो पहली बात तो एक कवि का मूल्यांकन अंतिम नहीं होता। कवि जो पुरस्कृत हो गए हैं, जिन पे अभिनंदन ग्रंथ छप गए हैं, जिनकी कविताएं कोर्स में लग गई हैं, उनको इतना निश्चिंत नहीं होना चाहिए। हो सकता है उनको मरते ही भुला दिया जाए। ऐसे असंख्य उदाहरण हैं हमारी आंखों के सामने जिनको महत्वपूर्ण कवि बनाया गया और उनके बढ़ने का मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, 8वें दशक से पहले सर्वेश्वर के बिना कोई कविता की बात नहीं होती थी। उसके बाद उनकी मृत्यु हुई, उनको मृत्युपरांत पुरस्कार दिया गया। लेकिन आज हिंदी कविता के गंभीर अध्येता ये जानते हैं कि सर्वेश्वर का कोई नाम लेवा नहीं है। तो कविता का फैसला, कवि का फैसला कोई अंतिम फैसला नहीं होता है। समय के बाद एक कवि की कविताएं कब पढ़ी जाएंगी? एक कवि जब लिखता है तो वो आज के लिए नहीं लिखता है, आज उसमें रहेगा, लेकिन वो भविष्य के लिए लिखता है। तो इस उपेक्षा से घबराने की मैं नहीं समझता कि कोई इस तरह की कोई जरूरत है कि कोई उपेक्षित हो गया तो फाइनली उपेक्षित हो गया कि अब उपेक्षित ही रहेंगे। जिस तरह से पाषाण जी की कविताओं में हिंदी के लोगों की दिलचस्पी इधर बढ़ रही है, मैं तो स्वयं, मेरा मतलब इस तरह से नहीं है, दूर से है, लेकिन जहाँ भी एक अद्भुत पंक्ति, एक अच्छी पंक्ति मुझे मिलती है वहाँ मैं ठहर जाता हूँ। मैं नहीं देखता कि ये किसकी है, रघुवीर साय की है कि किसकी है। सम्मान से सिर झुकता है। एक अच्छा वाक्य लिखने के लिए एक घायल हृदय की जरूरत होती है। तो एक अच्छा वाक्य, एक अच्छी कविता, तो इनके कविता कर्म को लेकर के और सारी चीज़ें
मैं जहाँ भी मिलती है वो पढ़ता हूँ, और यहाँ आके कुछ किताबें मुझे मिली। ये भी एक कारण है कि इनकी सारी किताबें कलकत्ता से प्रकाशित हुई। तो वो पूरे आप दिल्ली में पाषाण जी की कविता की किताब लेने जाएंगे तो आपको नहीं मिलेगी, जयपुर में नहीं मिलेगी। तो कुछ उसके कारण दूसरे भी हैं कि वो उस तरह से नहीं है, क्योंकि केंद्रीयता, दिल्ली को आपने एक केंद्रीयता दे दी कि दिल्ली के जो रचनाकार हैं, चाहे वो दूसरे दर्जे का ही है, लेकिन वो अगर वहाँ के किसी प्रकाशक से छप रहा है, वहाँ के अखबारों में उसकी रिव्यूज आ रही हैं और वहाँ उस पर कृतियों पे चर्चा हो रही है, तो एक केंद्रीयता आपने, जबकि दिल्ली हिंदी वालों का शहर नहीं है। अगर हिंदी, बीच में यह भी बहस चली थी कि हिंदी भाषा के पास अपना कोई शहर नहीं है, जैसे कि बंगला भाषा के पास कोलकाता है, मराठी भाषा के पास मुंबई है, नागपुर है, पुणे है। ऐसे हिंदी भाषा का कोई केंद्रीय शहर नहीं है, जो कि इलाहाबाद राजधानी रहा, दिल्ली रहा, पटना रहा, जयपुर रहा, तो एक बिखरा हुआ है। और हिंदी संसार गांवों का संसार है, गांव और कस्बों का। जैसे कि महागांव कोलकाता की कविता में क्या अद्भुत, कोलकाता को इन्होंने महागांव कहा है। तो महागांव और इनकी कविताओं की जो सबसे पहले जो नजर जाती है वो इनकी भाषा पर जाती है। इनकी जो भाषा है, प्रांजल भाषा, बहुत ही अद्भुत भाषा, क्योंकि कविता की खेती भाषा के कुदाल से ही की जाती है। अगर कोई भाषा तो सबसे बड़ी चीज है। अल्टीमेटली आपके विचार आपके क्या हैं, आपकी संवेदनाएं क्या हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, आप क्या है। तो साहित्य तो अंततः भाषा के जरिए ही आपको कम्युनिकेट या प्रेरित करना पड़ेगा। तो भाषा तो सबसे पहले नजर जाती है कि मैं युवा कवियों से भी कहता हूँ कि तुम इतनी खराब भाषा लिखते हो सकता है कि सारी चीजें, लेकिन जिस भाषा में तुम साहित्यकार बनना चाहते हो उस भाषा को तो कुछ जानने की कोशिश करो। ऐसा भी नहीं है कि पाषाण जी की किताबों का प्रकाशन नहीं हुआ, बल्कि मैं समझता हूं कि बहुत सारे 1965-66 में कोलकाता आए ये, और भरी जवानी में आए, किशोरावस्था में नहीं आए। और उसके बाद पूरा का पूरा एक वो जो राजनीतिक दौर था और वो सारी प्रतिज्ञाएं थी उनसे जुड़े, और इनके कवि का पूरा विकास पूरा है। जैसा कि नीलकमल जी ने कहा या उन्होंने कहा कि एक कवि को किसी एक चीज का कवि नहीं कह सकते। अगर आप में पूरा जीवन नहीं धड़कता है, आप में संवेदनाएं नहीं है, वो उतने ही प्यार के कवि है। मतलब नक्सलवाद और ये सारी चीजें, वो राजनीति और मार्क्सवाद और जनवादी आंदोलन ने क्या किया, जिसके ये पुरोधा रहे, जिसके ये सिपाही रहे, बल्कि जनवादी आलोचकों ने आज इस देश में मार्क्सवादियों की, प्रगतिशीलों की, जनवादियों का जो आंदोलन समाप्त हुआ है या वो थोड़ा धूमिल हो गया है, तो इसकी पड़ताल कौन करेगा? जनवादी आलोचकों ने अपने जनवादी कवियों की उपेक्षा की और उन कलावादियों को जिनसे कि उनकी दुश्मनी होनी चाहिए थी, चाहे वो रघुवीर सहाय हो, इन्होंने कहा है, और या वो केदारनाथ सिंह हैं। इनका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था कि हिंदी में 2 मॉडल पेश किए गए कविता के कवियों के सामने, एक केदारनाथ सिंह का और एक रघुवीर सहाय का। और अब इसकी ट्रैप में पूरा का पूरा हिंदी कविता सारी चीजें ये थी। लेकिन अब रघुवीर सहाय की कविता को इतना मान दिया गया, इतना महत्वपूर्ण कवि बताया गया, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि धीमे धीमे उन कविताओं की सीमाएं भी सामने आने लगी हैं। और इन्होंने तो साफ तौर पे माना है पाषाण जी ने कि अज्ञेय, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा की कविताएं मतलब जनता से जिनका कोई ताल्लुक नहीं है। और हिंदी कविता की जो ट्रेजेडी ये है कि हिंदी कविता में पिछले 50 साल से ये बहस चल रही है कि हिंदी कविता के पाठक सिकुड़ रहे हैं, हिंदी कविता के पाठक कम हो रहे हैं। तो किसी ने विचार करने की कोशिश की है कि क्यों हो रहा है,
हिंदी के पाठक उर्दू शायरों से अपनी कविता की प्यास बुझाते हैं, तो ये कड़वी सच्चाई आपको दिखाई नहीं देती है कि आप अपने कवियों के पास नहीं जाते हैं। तो इसका कारण ये है कि जो आपने जो आधुनिकता का जो ढांचा खड़ा किया हिंदी कविता का, मैं अभी उस लंबी बहस में नहीं जाऊंगा, तार सप्तक और सारी चीजें, लेकिन पश्चिम से जो आपने शिल्प आयात किया, ब्रेख्त, पाब्लो नेरूदा, वो सारा का सारा, मैं उन कवियों की, हर देश का कवि होता है, महान होता है, लेकिन आप अपनी परंपरा को छोड़ देंगे, आप अपनी जमीन को छोड़ देंगे, आप अपने छंदों को छोड़ देंगे, आप अपने शिल्प को छोड़ देंगे, आप अपनी परंपरा को छोड़ देंगे, तो आप किस भाषा के कवि होंगे? हो सकता है अनुवाद में आप अनुवाद हो जाए उन कविताओं के और उसको पुरस्कृत भी कर दिया जाए, लेकिन कविता पुरस्कृत होने के लिए नहीं लिखी जाती है। एक कवि की जो होती है कि इस कविता को पढ़ा जाए, कोई पढ़े, जितनी बार कविता पढ़ी जाती है उतनी बार कवि पुरस्कृत होता है। कविता का क्या पुरस्कार है? किसी के हृदय को आपकी एक पंक्ति छू गई, वही आपका पुरस्कार है। तो इस तरह से इनकी कविताएं मैं देख रहा था, इनमें जीवन के विविध रंग हैं, विविध रंग। बारूद तो बहुत कम है, बारूद आता है, नक्सल भी कम आता है, प्रकृति बहुत आती है, प्रेम बहुत आता है, जीवन के प्रसंग बहुत आते हैं। कोलकाता में बैठ के भी ये अपने इमलिया गांव में पूछते हैं कि उस पेड़ का क्या हुआ, उस पौधे का क्या हुआ, वो बढ़ा कि नहीं, वो छोटा तो हो गया, वो गिर तो नहीं गया। एक यहाँ पे बैठा हुआ अपने गांव के पौधों की जो चिंता कर रहा है, तो आप देखिए कि कवि की संवेदना कहाँ और कैसे सारी चीजें वो होती है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ कविताओं के मैं टुकड़े सुनाना चाहूंगा कि अकेले कवि के बारे में बात करके उसकी श्रेष्ठता स्थापित नहीं की जा सकती जब तक कि उसका कंपैरेटिव तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाएगा। जैसा कि कहा कि अब 80 से ऊपर के हमारे हिंदी के जो वरिष्ठतम कवियों में से एक पाषाण जी हैं, तो कौन इनके समकालीन कौन है? अशोक वाजपेयी हैं, इनके समकालीन है लीलाधर सेगुड़ी हैं, इनके समकालीन है ऋतुराज हैं, इनके समकालीन वलय हैं, इनके समकालीन विनोद कुमार शुक्ल हैं, और भी मतलब। तो सवाल ये है कि पाषाण जी की कविताओं पर अलग से रिसर्च करके उसका कोई महत्व नहीं है। सवाल ये है कि इनके समकालीनों से उनकी तुलना करके देखा जाए, फिर इनकी श्रेष्ठता स्थापित की जाए, वही श्रेष्ठता कायम रहती है। और मेरा ये मानना है कि मैंने जितने भी नाम लिए हैं अभी, उनसे किसी से कमतर पाषाण जी की रचना करनी है। अगर यदि विश्लेषण किया जाए, क्योंकि आलोचना तो अभी बची ही नहीं है ना। हिंदी में कवियों की भरमार है, उन पर लगाम कसने वाला कोई नहीं है। कवियों का क्या करें? तो कोई बताएगा भाई अच्छी है, कोई बुरी है, कवि तो सभी हैं, सारी चीजें। कवि तो इसकी पंक्ति है कि कविता तो बहुत लिखते हैं, लेकिन कवि कोई होता है। तो जो जीवन जिया है इन्होंने, एक कविता तो कोई भी लिख सकता है, जिसके पास भाषा है, पेन है, कलम है, ये है, कुछ भी 4 लाइन लिखेंगे तो वो कविता हो जाएगी। लेकिन कवि होना दूसरी बात है, कवि का जीवन जीना दूसरी बात है। तो पाषाण जी ने न केवल कविता लिखी बल्कि जीवन भी कवि का जिया। मैं तो पहली दफा मिला और लगा ही नहीं, मेरे को लगा है कि मैं बरसों से मिलता चला आ रहा हूँ। इन्होंने इतनी बार तो मुझे अखबार में पढ़ लिया, इतने बार मेरे हाथ पकड़ लिया, इतना प्रेम, इतना स्नेह। तो एक कवि का जीवन। कल एक युवा से जिससे मैंने किताबें मंगवाई उनकी, वो बोले साहब मैं जहाँ किताबें लाने गया उनसे मैंने कहा कि पाषाण जी की किताबें चाहिए। कहा कि उन्होंने टिप्पणी की कि वे तो बहुत ज्यादा ईमानदार आदमी है, बहुत ज्यादा ईमानदार है। भैया ये बहुत ज्यादा मतलब कि देखिए कि क्या मतलब। और ये उनको नहीं पता था कि ये बात कहाँ जाएगी, ये तो मेरे तक सारी चीजें पहुंच रही है कि सारी चीजें। तो एक कवि का जीवन अगर आपका नहीं है तो कितनी भी कैसी भी कविता लिख लीजिए। कविता तो शब्द है, शब्दकोश पड़ा हुआ है, निकाल के लगा दीजिए इधर उधर, ऐसे कविता बन जाएगी क्या? उसके पीछे जीवन होता है, जीवन की गति होती है, तब जाके कविता। मैंने देखा
इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर, ये कोई भी लिख सकता है 3 पंक्ति। मैंने देखा इलाहाबाद के पथ पर वह तोड़ती पत्थर, अरे भाई कोई भी नहीं लिख सकता। इसको लिखने वाला कौन है? इसकी गवाही कौन दे रहा है? निराला। मैंने देखा, आई विटनेस, कानून के जाता है सुधांशु रंजन जी, पोएट्री में आई विटनेस दे रहा है। और आई विटनेस कौन दे रहा है? निराला दे रहा है। ये पंक्ति तो बच्चे भी लिख सकते हैं। तो उसके पीछे व्यक्तित्व होता है, जीवन होता है, संवेदना होती है। एक ही शब्द है जो एक कवि इस्तेमाल करेगा तो उसमें से अर्थ है, एक राजनेता इस्तेमाल करेगा तो उसमें से अर्थ गायब हो जाएगा। आजकल एक शब्द बड़ा कोई भी राजनेता की ये आरोप लगा है, ये मेरी छवि खराब करने की कोशिश है। अरे भाई ये तू जानता भी है छवि क्या होती है? तेरी छवि खराब करने की कोशिश है, जानता भी है। इतना मुश्किल शब्द है छायावाद का, छवि के बंधन खोल, छवि के बंधन खोल। तो एक राजनेता उसी शब्द को भ्रष्ट कर रहा है, नष्ट कर रहा है, उसमें से अर्थ निकाल रहा है। और कवि अगर उसमें से अर्थ गायब हो गया है तो उसमें से फिर वो अर्थ पैदा करता है। तो ये कवि का काम होता है। तो एक जीवन देना पड़ता है, तभी एक कवि पिता का बनता है। कलात्मक उत्कृष्टता, भाषा, प्रांजल भाषा और कलात्मक उत्कृष्टता। मैंने एक ही इस संग्रह में इतनी अद्भुत कविताएं हैं, बल्कि पतझड़ वसंत में कि कुछ मैं कल से अध्ययन कर रहा हूँ इसका। बाकी कविताएं तो मैंने उधर जैसा भी पढ़ा था। इसमें कोलकाता के बारे में एक कविता है, तो लंबी कविता है, उसका एक हिस्सा मैं आपको पढ़ता हूँ कि जिस शहर में आप रहते हैं कि अग्नि वीणा की झंकृति से खंड खंड करते अन्यायी का खड़ग, नजरुल इस्लाम विश्व मानव को पहनाते लाल कनेर का हार रविंद्रनाथ, धूल धूप और धुआं के बीच ट्राम लाइन पर जीवनानंद को प्राण प्राण टेरती वनलता सेन, प्राण प्राण फिर आ गया है, मानिक और शरत के कथा रस से सराबोर, प्यार के अचंभे की अंतहीन कविता, मेरा प्यारा शहर कोलकाता। प्यार के अचंभे की, प्यार एक अचंबा है, आश्चर्यचकित करने की चीज है। ऐसे ऐसे बिंब यहाँ पे हैं। अभी बोल रहे थे कि चौराहे पर कृष्ण, ये शीर्षक ही इतना अद्भुत है कि वही कुंज गलिन में होता है कृष्ण, या फिर महाभारत के युद्ध के मैदान में होता है, या फिर द्वारका में होता है। इन्होंने तो लाल बत्ती भी लाके खड़ा कर दिया चौराहे पर। तो एक उपक मतलब एक माइथोलॉजी को आप ट्रीट कर रहे हैं, आप अपने उनको कर रहे हैं। और चौराहे पर, क्योंकि चौराहा तो नगरीय सभ्यता में आया चौराहा, या गाँवों में भी पगडंडियाँ होती थी, लेकिन चौराहा शब्द शायद नगरीय सभ्यता के साथ ही आया है। एक मुझे अचंबा हुआ कि मीरा पर एक कविता है इनकी, और मीरा को इन्होंने माँ कहा है। ये पहली दफा पढ़ा है। इस कविता का शीर्षक मीरा माँ है, मीरा माँ। मीरा भक्त कवयित्री थी, नृत्यांगना थी, विद्रोहिणी थी, बल्कि दुनिया का ये सिमंदर गुबार को भूल जाइए। अगर आपको स्त्री विमर्श और स्त्री का विद्रोह चाहिए तो आपको मीरा के पास जाना पड़ेगा। और वो विष का प्याला पीने वाली मीरा, लेकिन उसको माँ का संबोधन देते हुए मैंने पहली दफा इस कविता में देखा। कविता पे जिक्र नहीं करूँगा, केवल मैं इसी को लेकर के रेतीली जी वो दीवाना हूँ, इसीलिए मैं प्रेमी हूँ। और मीरा, आपको मैं बताऊं कि राजस्थान में मीरा को बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखा जाता, बल्कि कोई नाम नहीं रखता। बल्कि बंगाल में तो मीरा मजूमदार, मीरा ये इतना पॉपुलर नाम है। मैं अगरतला में पोस्टेड था तो एक गांव से गुजर रहा था तो घर से मीरा के भजन की आवाज़ आ रही थी। इतनी सुर मीरा गाई जा रही है, जहाँ भाषा जानते नहीं है, मीरा वहाँ गाई जा रही है। तो मीरा को, कृष्ण को, या जिसको भी एक नए परिप्रेक्ष्य में इन्होंने देखने की कोशिश की है। और एक अजब बात है कि एक ताजमहल पे कविता है इनकी।
ताजमहल जी इनको डॉक्टर शंभुनाथ से जब वहाँ के वो निदेशक थे तो एक कार्यक्रम में बुलाया, ये अपनी पत्नी के साथ गए थे, उसी का वर्णन है उस कविता में। उसमें न शाहजहां का जिक्र है, न मुमताज का जिक्र है, न किसी का जिक्र है, उसमें सिकुड़ती हुई यमुना का जिक्र है। ताजमहल के सौंदर्य से ज्यादा ये पीड़ित हैं उस सिकुड़ती हुई यमुना नदी को देख करके। उसको ब्रज क्षेत्र से जोड़ते हैं और वहां भी राधा कृष्ण का रास रचाते हैं कि क्या मतलब वो सारी चीजें। तो एक नई दृष्टि से देखने के लिए, चाहे ताजमहल में बहुत कविताएं लिखी गई हैं, शायर उद्यानवी की से लेकर के रविन्द्रनाथ ने भी काल के गाल से ढलका हुआ आंसू, सेठिया जी ने भी एक उर्दू में शायद कविता लिखी, एक लंबी कविता उनके है। तो ताजमहल तो ऐसी चीज है, लेकिन इन्होंने उसको एकदम ही नए परिप्रेक्ष्य में देखने की कोशिश की है, क्योंकि एक कवि का काम है, कवि का काम या आलोचक का काम। अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मैं तो अब कितनी भी देर बोल सकता हूँ और कितनी भी कविताएं सुना सकता हूँ, इसका कोई वो नहीं है कि ये दिक्कत यहाँ हो गई कि हिंदी में कविता की आलोचना पिछले 50 वर्ष से नहीं है। और जो भारतीयता की बात की, तो भारतीयता की जो बात है, मैं काव्य शास्त्र का विद्यार्थी रहा हूँ, अभी भी मैंने इस पर सोचता रहता हूँ कि भारतीयता क्या होती है। मतलब कविता या किसी भी तरह की भारतीयता, तो इसमें तो फिर तो पाकिस्तानियत भी होगी। अब पाकिस्तान को बड़ी दिक्कत होती है अपने रूट्स खोजने में। वो कहेगा हमारा साहित्य कौन सा है, हमारा संगीत कौन सा है, हमारा क्या है, वो तो सारा यहीं का है। तो भारतीय क्या है? भारतीय तो आपने सीमित कर दिया, और भारतीय शब्द, भारतीय उपन्यास, भारतीय कविता, ये सारी चीजें इस तरह से चला दी है। मैं समझता हूँ कि कविता के दो ही रूप हैं, एक पूरब का और एक पश्चिम का, और ये पूरब की कविता है। और मुझे आश्चर्य हुआ कि मैं जिस चीज पर काम कर रहा हूँ, एक किताब लिखी कविता रहस्य, और एक दूसरा काम कर रहा हूँ पूरब और इसी भारतीयता को खंडित करके कि भाई दो तरह की संस्कृतियां भी हैं, कि पूरब और पश्चिम, दो तरह की कविताएं हैं, दो तरह की कलाएं हैं, दो तरह की चीजें हैं पूरब और पश्चिम में। इससे ज्यादा छोटा मत कीजिए कि एशिया में ये कर दिया। इन्होंने एक इंटरव्यू में यही बात कही है कि ये पूरब की कविता है। आश्चर्य की मतलब मैं जो सोच रहा हूँ, ये एक इंटरव्यू में बहुत पहले पूरब की कविता की वकालत कर चुके हैं। तो हिंदी की समकालीन कविता की ट्रेजेडी ये है कि वो अपनी जड़ों से कट गई। बहुत उत्कृष्ट कविताएं लिखी गई, लेकिन वो पश्चिम के मॉडल से लिखी गई। आधुनिकता, जो तार सप्तक से के बाद जो आधुनिकता आई, और फिर नवगीत वाले बाहर जाइए, छंद जानते हैं बाहर जाइए, या जानते हैं ऐसे ढांचे में, इसी शिल्प में, इस डिजाइन की कविता आपको लिखनी पड़ेगी, सारी चीजें। इस तरह का काम हुआ है 50 वर्ष में। तो पाठक भागेंगे नहीं आपके, या आपके पीछे घूमेंगे। अभी तो जूते नहीं पड़ रहे हैं, इतना ही मान लो। आपको पुरस्कार दिया जा रहा है। थोड़े दिन अगर यही हालत रही तो कवियों को पीटा भी जाएगा। छंद से हटने से ये होगा। ऐसी कविताएं लिखने के लिए कवि का दायित्व तो बहुत बड़ा होता है। कार्यभार, संस्कृत का श्लोक है कि सबसे बड़ा कार्यभार कवि का होता है। पूरे जीवन को देखना पड़ता है अपनी को। अगर आपकी कविता को किसी को नई दृष्टि नहीं मिले, उसका रस तो आना ही चाहिए भाई। एक कविता में, कविता अगर आपको आनंदित नहीं करती है तो आनंद शब्द से आपको तकलीफ क्या है? क्रांति का अति क्रांतिकारिता नहीं है इनमें। जो नक्सलवादी कवियों में थी वो भी कविता मिट गई, ज्यादातर मिट गई आंदोलन की तरह। उनमें से जो मानवीय कविताएं थी और जो वाकई जो सही राजनीति, और सारा नागार्जुन तो पॉलिटिकली इनकरेक्ट होते रहे बार बार। किस लिए? क्योंकि वो अपनी कविता और मनुष्य के पक्ष में थे, वो किसी पार्टी के पक्ष में नहीं थे। तो सवाल ये नहीं है कि पॉलिटिकल करेक्टनेस पॉलिटिकली गलत भी हो सकता है। तो आप हैं क्या? आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, आपकी राजनीतिक विचारधारा हो सकती है। मैं 50 लोगों को पढ़ता हूँ, दुनिया भर के विचारकों को पढ़ता हूँ, उसी से मेरा मानस बनता है, उसी से मेरी संवेदनाएं बनती है, उसी से मैं वो करता हूँ। तो इस तरह से एक कवि का निर्माण होता है। तो ये भारतीय कविता, तो ये भारतीयता तो जो है इनमें नवगीत के भी रंग हैं, छंद में बहुत सुंदर कविताएं हैं। और जो तुलनात्मक अध्ययन की बात की उन्होंने कहा कि रघुवीर साहब की कविता जो सेलिब्रेटेड कविता है,
ये जिसका गुण हर कितना गाता है, उससे पहले उसी बात को इन्होंने नए ढंग से कह दी, उसका कोई जिक्र नहीं करता है। तो ये आलोचक का काम है। हिंदी आलोचना नामवर सिंह के बाद, नामवर सिंह भी लास्ट में क्या 67 में किताब आई थी वो हिंदी नामवर जी की, उसके बाद हिंदी आलोचना में कोई किताब ही नहीं आई। मुंह देखी नामवर जी भी जाते थे और वो कर देते थे, ये महान है, ये है, ये है, ये है। तो इस देखा देखी में चलता रहा। और पिछले 50 सालों का मूल्यांकन, कविता का मूल्यांकन हर दौर में बदलता है। हर दौर में कुछ कवि प्रासंगिक हो जाते हैं और जो आपको प्रासंगिक लग रहे थे वो अप्रासंगिक हो जाते हैं, क्योंकि ये एक ठहरी हुई चीज नहीं है कविता। इसका मूल्यांकन कर दीजिए आप। ये कविता आज आप पढ़ेंगे तो दूसरा अर्थ देगी और कल शिल्प दूसरा अर्थ देगी, एक नया अंदाज, नया, और वो आप 2 महीने बाद पढ़ेंगे तो एक नया रंग उसमें छिलमिलाता हुआ नजर आएगा। एक बड़ी कला, जैसे जासूसी उपन्यास है तो एक बार पढ़ के फेंक दिया जाता है, तो उसका रिपीट नहीं है, मतलब दोबारा नहीं पढ़ सकता उसको। कविता ऐसी चीज है कि जितनी बार पढ़ी जाएगी उतने ही, मतलब कितनी बार पढ़ लीजिए आप गालिब को, मीर को, फैज साहब को, जो भी है, तो आपको एक नई उसमें ले जाती है। और सवाल ये है कि मैंने कहा कि इनके आंदोलन के लोगों ने, मतलब चाहे हरीश वाधानी है उनकी भी उपेक्षा हुई, चाहे जोरनवाजी आंदोलन, आप तो जुड़े रहे और बड़े बड़े पदों पे आप उसके कार्यक्रम में रहे, लेकिन जो आपके आलोचक थे दिल्ली में बैठे हुए, वो वही रघुवीर साय, वही केदारनाथ सिंह, वही वो सारी चीजें। तो ये जो प्रक्रिया है वो लंबी प्रक्रिया है, इसमें समय लगेगा, तो आलोचना नहीं है। और आजकल ये प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। 2-3 विशेषांक अभी मैंने देखे। एक तो अशोक वाजपेयी पे निकला है किसी माटी का, एक राजेश जोशी पे निकला है किसी पत्रिका का, एक आध और, मतलब इंद्रिय है। सवाल ये है कि उसमें लगता है कि कोई अशोक वाजपेयी के बारे में 30 लेख हैं, तो उसमें अशोक वाजपेयी के अलावा कोई नहीं है। मतलब अशोक वाजपेयी अकेला ही कवि लिख रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान में। अरे भाई, आप उनका मूल्यांकन करोगे तो उनको श्रेष्ठ आप ठहरा रहे हो, तो किससे श्रेष्ठ ठहरा रहे हो? तो वो तो अभिनंदन ग्रंथ की तरह हो गया है। पहले ऐसा नहीं होता था, एक तुलनात्मक अध्ययन होता था। और ऐसे ही मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, राजेश जोशी के उसमें भी राजेश जोशी उनकी कविताओं की, अरे भाई, राजेश जोशी पे आप तब तक बात नहीं कर सकते जब तक आलोक धनवा पे बात नहीं करोगे, मंगलेश गवराल पे बात नहीं करोगे, आप जब तक ज्ञानेंद्र पति पे बात नहीं करोगे, आप अकेले राजेश जोशी पे कैसे बात कर लेंगे और कैसे आप ठहरा देंगे? तो ये जो है, ये केवल एकेडमिक की दुनिया अलग है, उनका अपना वो है, वो कोई मैं उसको कोई अब नहीं कहता। दिल्ली में इतने अध्यापक हैं, सारी चीजें हैं, और आलोचना वो नहीं होती है। जैसे कि दिल्ली वालों ने कह दिया, नामवर जी ने कुछ कह दिया, तो अब सारे के सारे आलोचक, चाहे वो जयपुर के हैं चाहे कलकत्ता के हैं, वो फिर उसी बात को आगे पीछे करते रहेंगे वो। और वो एक आलोचक का काम है कि जो कैनन बना दिया गया है, जिन कवियों को महान बताया जा रहा है, उनको वहां से हटा करके और एक ऐसे कवि को जिसकी की उपेक्षा हुई है वहां पे अगर प्रतिस्थापित नहीं कर सकता है, तो वो आलोचक किस बात का आलोचक है? फिर तो जो आपको जो दे दिया गया है टास्क, उसी के इर्द गिर्द नाम केदार जी महान है, केदार जी महान है, केदार जी महान है, केदार जी महान है चिल्लाते रहो, उससे क्या होता है? इससे कुछ नहीं होता है। तो सारी चीजें, तो आलोचना बची नहीं। और कवियों की भीड़ है, तो छुटपुट ऐसा नहीं है कि ये बातें आ रही हैं, बहस भी धीरे धीरे जारी है, लेकिन उसको अभी कोई केंद्रीयता नहीं मिली है। सारी चीजें अच्छी और बुरी कविता में सारी चीजें कर देगा। अब मैं पूछता हूँ कि कोलकाता की आप बात करते हैं, कोलकाता में पूरा जीवन इन्होंने अपना रचना कर्म दिया, राजनीतिक जीवन दिया, तो यहाँ की जो संस्थाएं हैं उन्होंने क्या किया? भारतीय भाषा परिषद ने, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ऐसी संस्थाएं किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं होती हैं, ये समाज की संपत्ति होती है। उन्होंने ध्रुवदेव मिश्र पाषाण पर, हरीश वाधानी पर, कन्हैयालाल शेरसिया पर कोई कार्यक्रम किया आज तक? कोई विशेषांक निकाला वागर्स का? इतने डॉक्टर शंभुनाथ उसके संपादक हैं, विजय मोहन सिंह संपादक रहे, रविंद्र कालिया संपादक रहे, वो भी केदार जी पे निकाल दो। अरे केदार जी पे 100 निकल चुके हैं पहले ही, तुम भी उसी पे निकाल दो। आपको कहीं तो हस्तक्षेप करना पड़ेगा, उन पे भी निकालिए, कोई ये नहीं है, लेकिन आप किस कीमत पर? आप अपनी जगह के अपने लोगों को अगर नहीं करते हैं,
ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, किसी को व्यक्तिगत करने की जरूरत नहीं है कि ऐसी संस्थाओं में हमारे पुरखों का पसीना लगा हुआ है, तो ये हमारा हक है कि भाई क्यों नहीं। आपने इतने विशेषांक निकाले, क्या ध्रुवदेव मिश्र पाषाण इतने महत्वपूर्ण कवि नहीं है कि आगर्त का एक अंक निकाला जाए और उसको किया जाए। तो ये एक सारी चीज़ें। और एक दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ, मैं व्यक्तिगत नहीं होना चाहता, लेकिन अब मैं अपनी बात कर रहा हूँ। आज मैं एक इंटरव्यू, वो आजकल मोबाइल टाइम खा जाता है, उसमें इंटरव्यू इनका मिला मेरे को, जो लहक के संपादक हैं। लहक एक पत्रिका निकलती है, वो भी बड़ा क्रांतिकारी है, लेकिन उसमें वो एक अलग काम है, वो सनसनीखेज कर देते हैं चीज़ों को। काम वो भी महत्वपूर्ण करते हैं, लेकिन सनसनीखेज बना देते हैं। उनका इंटरव्यू था, उन्होंने प्रभा खेतान के बारे में इनको पूछा कि भाई प्रभा खेतान जी से आपके क्या रिश्ते रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे राजस्थान के मारवाड़ी समाज के, चाहे मन्नू भंडारी हैं, कितनी बड़ी लेखिका अलका सराव जी हैं, या दूसरे हैं, और कुछ और लोगों की उपेक्षा हुई, सारी चीज़ें। तो इन्होंने कहा कि मैं 67 में था तो मुझे नवल जी उनके यहाँ लेके गए, जब मैं उदास बैठा था मेट्रो के पास, तो उन्होंने मुझे नाश्ता कराया। बड़ा ऐसे ही बोलते हैं, बड़ा मैं सुन के बड़ा आनंद आया मुझे। तो वो बोले कि तुम क्यों उदास बैठे हो, चलो मेरे साथ, कहाँ चलना है। बोले कि उससे पहले इन्होंने दूरदर्शन पर कविताएं पढ़ी थी उनके साथ। तो ये गए, तो इनको कहा कि मेरी चीज़ों का आप संपादन कर लीजिए। तो कोई दिक्कत नहीं है, संपादन तो एक कला है, एक मेहनत है, कोई भी कर सकता है। तो उससे पहले उनकी एक किताब आ चुकी थी और सारी चीज़ें। तो इन्होंने कहा कि जो सीमोन दे बोवार की जो आत्मकथा है वो उन्होंने कर रखी थी, तो उसकी भाषा इतनी खराब थी कि वो छविनाथ जी ने वापस कर दी थी। उन्होंने किया तो इन्होंने फिर उसको किया। और ये कोई न तो इसमें नैतिक प्रश्न है, क्योंकि संपादन एक काम है। मैं भी चाहूँगा कि मेरी कविताओं का कोई अच्छा प्रोफेशनल संपादक मिल जाए तो देख करके इसमें से कुछ सुझाव दे सकता है मुझे। तो ये काम इन्होंने किया। और पहले कविताएं लिखती थी प्रभा खेतान, एक कृष्ण धर्मा और मैं, ऐसा कोई संग्रह था उनका, अच्छा संग्रह था। उसकी भाषा देख के मैं चकित था कि भाई ऐसी प्रांजल भाषा ये कहाँ से प्रभा जी लिख रही हैं। वो उनके उपन्यासों में शेखावाटी और वो आता है, वो सारी चीज़ें ठीक हैं। तो मैं सवाल ये कर रहा हूँ कि इतने सारे जुड़े रहे, बल्कि इन्होंने कई प्रतिभाओं को संवारा यहाँ। उसके बाद राजेंद्र यादव उनको गद्य में ले गए और हंस ने ये कर दिया और वो आत्मकथा लिखवाई और उनकी कविता छूट गई। लेकिन कृष्ण धर्मा में इनका संपादन का हाथ है, क्योंकि वो भाषा देखकर ही आपको समझ में आ सकता है। ठीक है, वो इनको गुरु मानती थी, उस्ताद मानती थी, पाँव छूती थी। ये एक बार नाराज होके आ गए तो गुरुजी आप कहाँ जा रहे हो, मैं आपको मेहनताना जरूर भेजती रहूँगी, आप नाराज मत हो। ये तो बोले कि मैं ऐसा मिजाज था। लेकिन सवाल है कि अब प्रभा खेतान फाउंडेशन है जो उनके नाम से चलता है, जो वो किस पे कार्यक्रम करेंगे। यहाँ पे एक कार्यक्रम किया अज्ञेय की क्षति पे, उन्होंने इतना पैसा खर्च किया और उनका उद्देश्य था कि अज्ञेय को रविंद्रनाथ बनाएंगे। अरे भाई, अज्ञेय को मत बनाओ रविन्द्रनाथ को रविन्द्रनाथ रहने दो। अज्ञेय का अपना महत्व है, आप इसको क्यों कर रहे हो। और वहाँ पे किताबें बांटी गई 5 स्टार में, और मतलब मैं समझता हूँ कि लाखों रुपया खर्च करके वो आयोजन हुआ। और भी होते हैं वहाँ, जयपुर में भी होते हैं, पटना में भी होते हैं, और बहुत सारे वो करते रहते हैं। मेरा एक नैतिक सवाल ये है कि क्या प्रभा खेतान फाउंडेशन का ये दायित्व नहीं था कि वो अपने प्रभा खेतान के गुरु और उस्ताद के ऊपर कोई कार्यक्रम करे, कोई किताब छापे, इनके मूल्यांकन की तरफ कोई जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो कृतज्ञता है, ये कृतज्ञता कोलकाता शहर में नहीं होती थी, नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि अभी भी इस उम्र में ये इतने सक्रिय हैं और फेसबुक पे सुबह सुबह इनकी हस्तलिपि में कुछ कविताएं हमें मिल जाती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं कहने को। तो देखिए कि मैंने और भी नोट्स ले रखे हैं। लेकिन अगर कोई सही मायने में हिंदी में अभी निराला, नागार्जुन और केदारनाथ अग्रवाल की कविता का सही प्रतिनिधि है तो वो पाषाण जी है। उनके नाम से पुरस्कार, नागार्जुन पुरस्कार शुरू हुआ, राजेश जोशी को दे दिया, उसको दे दिया। मैंने पूछा कि भाई बताइए तो सही कि ये नागार्जुन की परंपरा के कहाँ जुड़ते हैं,
आपको बताना चाहिए निराला के दाम पर। ये सारी चीज़ें हैं, तो उससे इस परंपरा के ये कवि हैं और इनकी कविता का महत्व निरंतर बढ़ता जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। मुझे आप लोगों ने यहाँ बुलाया और कुछ बातें कहने का अवसर दिया, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। नमस्कार। बहुत धन्यवाद आदरणीय कृष्ण कल्पित जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही कि एक कविता का मूल्यांकन या कवि का मूल्यांकन अंतिम नहीं होता। कविता की खेती भाषा के कुदाल से की जाती है। और भी बहुत सारे सवाल आपने उठाए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं जो इस आयोजन के केंद्र में है, ग्रीवा तक हाथ न जा सकते, दिनकर से शब्द उधार लेकर कहूँ तो कहूँगा कि ग्रीवा तक हाथ न जा सकते, उंगलियां न छू सकती ललाट, बामन की पूजा किस प्रकार तुम तक पहुँचे मानव विराट। ये मानव विराट आप आइए और हमें संबोधित कीजिए। पाषाण जी आइए प्लीज। वहीं पे जाएंगे। यह हमारा कोलकाता है, यह हमारा कोलकाता है। कहूँगा कि जिसको कलकत्ता ने इतना प्यार दिया, उसको और चाहिए भी क्या। भाई कल्पित यहाँ बैठे हैं, मृत्युंजय जी हैं, वो एक पगला है नीरज, जो 3 साल मेरे साथ रहा है। कम से कम 3 साल तो वो मेरे साथ लगभग लगातार मिलता रहा है। ये नील कमल है। इसने मेरी कविता को जो महत्व दिया था, आज भी मुझे आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा भी कुछ लिखा मैंने। गुलमोहर की चिंता मेरी कविता आपातकाल के दिनों की लिखी हुई होगी। ये विमलेश हैं, घर से उठा करके ले गए हैं जहाँ जरूरत पड़ी है, और पत्थर को रख दिए हैं। आप लोग हो, आप लोग के चेहरे बतला रहे हैं कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे किसी अपने को दुलार रहे हैं आप लोग। ये जो हमारी बेटी बहनें मेरी कविताओं का पाठ कर रही हैं, और क्या चाहिए कवि को, और क्या चाहिए। मुझे कोई शिकायत नहीं है जमाने से। ये लोग जो कलम उठा रहे हैं और वाली दिल की मुगर हो रही है, धंधेबाज कतई नहीं है। साहित्य से इतना मैं कह सकता हूँ। क्या बात, क्या बात। ये धंधेबाज लोग नहीं हैं। वहाँ एक आदमी बैठा हुआ है आपके बीच में, शैलेंद्र शांत, 1992 से आज तक उसको कभी नहीं लगा कि पाषाण को छोड़ करके भी कविता की बात की जा सकती है। उसके सामने कह रहा हूँ, चाहे तो कह दे झूठ बोल रहे हो। मेरे घर से कविताएं ले जाना, और जनसत्ता छोटा अखबार नहीं था। एक अखबार के रूप में मैं जनसत्ता का वाकई नहीं हूँ, लेकिन अभी लेने में नहीं गया था, मांगने नहीं गया था, आया था, स्वयं आया था, और आज तक आता रहा है। मैं उसको साहित्य सखा कहता हूँ अपना। इसी कलकत्ता में एक नवल होते थे, नाम शायद सबने सुना हो। जिसने ना सुना, अगर वो साहित्य की दुनिया का आदमी है तो कतई वो साहित्यकार है ही नहीं। जिसने नवल की तपस्या के बारे में न जाना हो,
इसलिए नवल की कविता को पढ़ करके भी ना मानना चाहो। ऐसे हठवादी लोग, ऐसे धंधेबाज लोग, केवल डिग्री पाने के लिए अगर आप हमारी कविताओं को छूना चाहते हैं तो आपको दूर से मेरा नमस्कार भाइयों, नमस्कार आपको। और उन सभी को नमस्कार भेज रहा हूँ मैं। कल्पित जी माफ करना यार, केवल सूचना के लिए निवेदन कर दूँ। मैं इस देश के एक पिछड़े हुए इलाके के एक छोटे से गांव का जन्मा लड़का हूँ। इमिलिया नाम है मेरे गांव का। मृत्युंजय जी सच बतला रहा हूँ, इतना तो आप मान लीजिए कि पाषाण झूठ तो बोल ही नहीं सकता, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे हैरत होती है कि 4 बार कम से कम 5000 की संख्या में गांव जवाहर के लोगों ने बैठ करके इकट्ठा होकर के मुझे आशीर्वाद दिया, माने माला पढ़ना है, माने अभिनंदन किया है। जिस जनपद का हूँ देवरिया में, वहाँ कई संस्थाएं भी हैं, लेकिन कहने में संकोच तो होता है, लेकिन अपनों से अपना सुख कभी बांटना चाहिए। केवल गम क्यों बांटा जाए, सुख को बांटना भी जरूरी होता है। 4 बार अब तक उन लोगों ने अभिनंदन किया है। और मेरा कोलकाता आप बैठे हुए हैं, कोई बोल दे कि पाषाण जी को किस शिविर के लोगों ने प्यार नहीं दिया, और गंभीरता से बात करने की ही कोई गारंटी किसी को एक अधिकार आप देना चाहें तो इसी महानगर में एक आदमी हैं, नाम सब जानते हैं, शंभुनाथ जी। मेरी छोटी छोटी किताबें निकली थी अभी, और कल्पना पत्रिका में मुझे और मेरे भाई कुमारेंद्र प्रसाद को उन्होंने उद्धृत किया था, कोट किया था। तब आप कविता पर मेरे खबर देने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपने तो मुझे वह दिया है जो किसी घूस के बल पर तो नहीं दिया जाना, कि आपका सहज प्यार मैं देख रहा था कविता पर। तब कविता पर उन्होंने साक्षात्कार में लिखा था, और उसके बदले उनको डिग्री में कुछ मिला नहीं था। आपातकाल में हम लोग मिलजुल करके लड़े थे, जानने वाले जानते हैं, वो कहानियाँ हैं। मुझे इस बात का कोई गम नहीं है। रही पत्रिकाओं की बात, तो मुझे गर्व है कि हाँ, पत्रिकाओं ने मुझे प्रेम से छापा है। और जिनमें यहाँ बागर्थ जैसी पत्रिका, प्रभाकर श्रोत्रिय जैसा संपादक, कितनी बार श्रोत्रिय जी ने कहा होगा कि कुछ तो दे दो। शायद आप में मृत्युंजय जी याद हो या ना हो, समकालीन सृजन के एक कार्यक्रम में मंच से उतरते ही हाथ पकड़ लिया था प्रभाकर जी ने, और कहा कि यार कुछ अभी तो दे दो। मैंने कहा कि कुछ अभी आपके लायक नहीं लिखा हूँ। मुझे याद आती है उनको मुद्रा, कल्पित भाई सच बोल रहा हूँ। गंभीर हो गए प्रभाकर, बड़े प्यारे आदमी। मैं कहा कि ये बंजर टूटेगा और आपके जरिए महाविस्फोट हो रहा है दिल्ली में। विस्फोट का नकारात्मक का सही मत लीजिए। मैं स्तंभित था, क्योंकि उनके चाहने के बावजूद, कई बार मांगने के बावजूद मैं नहीं दे पाया रचना। नहीं लिखता था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं जानता था कि मैं जो लिख रहा हूँ वह कहाँ के लिए लिख रहा हूँ, किनको संबोधित कर रहा हूँ। और प्रभाकर जी जहाँ बैठे हैं उसकी हकीकत भी जानता हूँ। उसके बाद भी और लोग हैं कि एक चमत्कार हुआ, आप समझिए। एकांत श्रीवास्तव एक कवि है, सचमुच चमत्कार ही हुआ। नहीं कमा एकांत जब मानते मान के हार गया, तब एक दिन उसने फोन किया कि आपकी जो किताब है पतझड़ पतझड़ बसंत, उससे 3-4 कविताएं मैं अपने मन से छाप देना चाहता हूँ। मैंने कहा वो आपका अधिकार है। और इतना जैसे भी छप गई थी, आपकी निगाह में आई और आप चाहते हो छापो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी के साथ एक और घटना घटी। मेरी अपनी बड़ी प्रिय और थोड़ी लंबी कविता, एक पानीनामा नाम की कविता है, लंबी कविता है थोड़ी। ये अरे जो सरगम के सुसाधे किताब में वो कविता मौजूद है। एक लक्ष्मण केडिया होते हैं बेचारे, पजर पजर बसंत के हमारे प्रकाशक, तो उनकी डायरी में उसके कुछ अंश थे। अभी वो कविता लिखी जा रही थी। लीलाधर मंडलोई से उनकी बात हुई होगी, संपर्क होते हैं। उन्होंने वहाँ से वो चंद लाइनें जो थी
उन्हें भी नया ज्ञान उन्होंने छाप दिया। चेक और दिया है मेरे पास, बागर्स का भी चेक आया। मंदरोही को मैंने फ़ोन किया कि अरे भाई मैंने तो भेजा नहीं कुछ आपको, क्या छापा? उलाहना दिया एक बार से। मंदरोही ने कहा कि ये भैया तुम्हें ना जानूँ तो मैं कैसा कभी नहीं क्या भेजो कि नहीं ये मैं जानता हूँ, मुझे अच्छा लगा, मैंने छाप दिया। ये देखो कच्ची लाई नहीं थी, वो कविता भी लिखी जा रही थी। वामपंथी पत्रिकाओं के बारे में अभी क्या कहूँ, सचमुच बड़े जुलार से लोगों ने छापा। और बाकी जो किया विसंगतियों के बीच का नाम आया था अभी किताब का, मुझे वो जमाना याद है। उस जमाने में सचमुच में नागार्जुन जी ने कहा था कि ये कविताएं लिखने के लिए कलकत्ता आना जरूरी। नाम बरबस आ रहा दिमाग से। चंद्रभूषण तिवारी वाम पत्रिका निकालने लगे थे। उन्होंने कहा कि दूसरा अंक आप पर केंद्रित होगा, मैं उसमें लिखूंगा, लेकिन छोड़िए उन बातों पर नहीं जाऊंगा। फिर भी उन दिनों राजस्थान से एक पत्रिका उत्तरार्ध राजस्थान से ही कैसे निकलती थी। उसमें कोटा एक स्थान है, वहाँ के शहीदों को मजदूर मारे हुए गए थे। एक अंक निकला कोई, उसमें कलकत्ता के 2 साहित्यकारों की चीज़ें छापी गई थी। एक मेरे साथी इसराइल की कहानी, हाँ, और दूसरे विसंगतियों के बीच से 3-4 कविताएं कोट कर गई थी। औरों ने भी छापा जिस कायदे से जनसत्ता वालों ने ये शैलेंद्र सतुल पगला हमें मिल रहा है, घर से ले जाना कविता छापना जिसको कोई जानता नहीं है तरह से। अरे सब जानते थे, जो करते थे वो अभी जानते थे कि वे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो कहाँ जानते थे कि ये पगलों का गिरोह नीलांबर बना देगा। ये भी मैंने रफीक को कहा आपसे कि भविष्य की कविता की हिंदी लिख तुम हो, और अगर मैंने कहा है तो मैं मानता हूँ कि हाँ ये होना है। फुलचंद जब इतनी स्वादिष्ट है तो सोचिए कितना तपना पड़ा होगा और तब जाया होगा। और ये सब आप तपे नहीं होते तो पाषाण को ही लेकर के महानगर कलकत्ता के रचनाकारों का कार्यक्रम शुरू कराया जा रहा है। कुछ भी तो मैंने नहीं दिया आपको, लेकिन दिया है, उस जमीन को दिया है मैंने, जिस जमीन ने जन्म दिया है। और मैं कवि हूँ क्योंकि मैं धरती का कवि हूँ। और कलकत्ता वो जमीन है जो शायद ही दुनिया का कोई हिस्सा हो जहाँ के लोगों को कलकत्ता ने शरण न दी हो। हिंदुस्तान की तो बात ही छोड़िए, महागांव मैंने अगर कहा है तो वो मुशायरे में दांत पानी पे नहीं कहा, वो है भारत में से लेकर पाताल तक, पर कलकत्ता का ऋण है। कलकत्ता ने बेचे की तरफ गुजरा है, गांव ने तो हमको भगाया एक तरह से। वो कहानी अलग ही है। कल्पित भाई कुछ हुआ होगा और गांव से भगना पड़ा होगा, और कलकत्ता ने मुझे क्या नहीं दिया, बहुत कुछ दिया है। कलकत्ता ने ही नीलांबर दिया है। और ये मृत्युंजय जी का पागलपन मैंने देखा सब कहने से जन के मंचों पर, योग्यता से विवाह की थी। ये नीलकमल कहूँ क्या, वह मासूमियत नीलकमल के चेहरे पर है, इनके चेहरे पर है। यतीश को देखते ही मैंने कहा, यतीश से इसके पहले मेरी मुलाकात नहीं है, इतना बतला नहीं। लेकिन अब जो मानिए आप, कहिए कि भगवान को मानता है, माया को मानता है, हो सकता है मानता हो। अंतिम जवाब तो मिला नहीं किसी प्रश्न का आज तक। अरे भैया, मैं तो पुनर्जन्म होता हुआ अपना ही देख रहा हूँ आप लोगों के बीच में। और ये जितने लोग मंच पर थे, जो यहाँ पर हैं, एक नई परिघटना हो रही है। ये ध्रुदेव ने इस पाषाण को केंद्र में करके, ये केवल पाषाण पर हुई बात नहीं है, जो बातें हुई हैं सहज ढंग से, है ना, ये बातें दुर्लभ है, विरल है, इसलिए यह घटना है। मैं अपनी कृतार्थता के आज के दिन को दर्ज करता हूँ अपनी ओर से। मेरे कवि होने की सार्थकता भी ये है कि ये लोग जिन पर किसी का कोई दबाव चल भी नहीं सकता, क्योंकि किसी ने राय नहीं दी होगी बड़े लोगों ने
बड़े लोगों का नाम मत लगाओ, कि पाषाण पर ही कहो। इन्होंने खुद चुप किया भैया। एक बार मेरे पास फोन गया कि पाषाण जी आप पर मैंने एक कविता पर बात की है, आपको पत्रिका में कहा कौन? अच्छा, नीलकमल मेरा नाम। अच्छा, पहुँचा दो भाई, देखूँ। देखा था मैंने गुलमोहर की चिंता और शैलेंद्र जी के बारे में अधिक क्या कहूँ। लिख तो रहे अच्छा लिख रहे हैं, तप रहे हैं, और तुम्हारी चालाकियों को वो भी जानते हैं, फिर भी पाषाण जैसे पगड़े को नहीं छोड़ते। मुझे सब कुछ मिला है जो मिलना चाहिए, कोई कमी नहीं है, और इजाफा हो गया कई गुना। आज ये इन शहरों के बीच में क्या होगा, सचमुच कभी चल नहीं पा रहा हूँ, बोलने में भी दिक्कत है। आज की हालत ये है कि मैं क्या बताऊँ, फिर भी चश्मा काम नहीं देता। फिर भी मेरे बच्चे यहाँ हैं, मेरी 3 पीढ़ियाँ हमारी है यहाँ पर, मैं हूँ, मेरा छोटा लड़का है और 2 नातिनें भी आई हैं, और 8 लोग हो। एक पुनर्जन्म हो रहा है मेरा, मैं ये मान रहा हूँ। और इस भरोसे से अब तो मैंने कहा साथियों से कि कौन चाहेगा इस जुलान को छोड़ करके मरना। जहाँ इतने अच्छे लोग हैं, कौन छोड़ेगा, कौन जाना चाहेगा। मित्रों कहूँ क्या कहूँ, मैं क्या ना कहूँ, मुझे कोई हिचक नहीं होती है। इतना कल तुझे जानिए, कलकत्ता मुझे जानता है कि पाषाण ना अगले जी का ख्याल करता है, न नामोद जी का ख्याल करता है, इज्जत करता है। लेकिन बाकी कहानी आप पूछ लीजिएगा, बतला देंगे दोस्तों, तो वो सब मेरे अंदर नहीं है, और लोभ भी नहीं है। और नाम जहाँ लेना लिया मैंने, शंभुनाथ ने सबसे पहले, उसके लिए लोग जो भी था। मेरी तवा कविता आज किसी ने पढ़ी, आज सवेरे भी देखा, कलकत्ता कविता को भी देखा, तो कई लोगों ने किया। शब्द हारते नहीं है, कविता का कोई जवाब आप देंगे, लिट्टी पानी कविता का कोई जवाब देंगे नहीं देगा, आप जवाब नहीं देंगे, और आप मुझे छुए, मुझे क्या जरूरत है। एकांत ने छाप दिया, मैंने कहा तुम्हें ठीक है, क्या पैसा तो मिला नहीं, ज्ञानोदय ने भी दिया, छोटी बड़ी हाथ पत्रिका को छापना पड़ा मुझे, और मेरे कलकत्ता ने इन लोगों की शक्ल में आकर भीतर से विह्वल होकर के अपने बीच आगे हम लगाया है। यह मेरी का रचना की सार्थकता है। उस सार्थकता की सिद्धि में आप रोशन लिखो। कल्पित भाई, कविता साधन ही नहीं है, साध्य भी है, सिद्धि है वो, और वह सिद्धि अगर कहीं से मिल गई हो, मुझे भी गाय बगाए, तो कौन छीन लेगा। मैं हूँ, मैं अंत में केवल बहुत नहीं बोल पाऊंगा। एक कविता अपने पढ़ रहा हूँ, एक कविता नहीं पढ़ पाऊंगा, और वो जरूर आग्रह के साथ पढ़ रहा हूँ, थोड़ा ध्यान आप देंगे। शीर्षक है मैं, देखो पढ़ पाता हूँ। मैं कवि हूँ, मेरी नसों में प्रवाहित जीवन रस उस धरती का है जिसकी नाव का अमृत कभी नहीं चुकता। हर बात कविता नहीं होती, मगर हर कविता एक बात जरूर बन जाती है जब हदों को तोड़ता दर्द दवा बन जाता है। मगर हर बात कविता जरूर बन जाती है जब हदों को तोड़ता दर्द, हर कविता बात जरूर बना। ध्यान देंगे, चीरा जाता है आबनूस का सातिर, उभरती जाती है कविता की तस्वीर। चीरा जाता है आबनूस का सातिर, उभरती जाती है कविता की तस्वीर। लोग रोशनी तलाशते हैं, और मैं चारों ओर से उभरती रोशनी की आघात झेलता उन चेहरों को तलाशता हूँ जो अंधेरे से जूझने के जुर्म में गायब कर दिए गए। लोग रोशनी तलाशते हैं, और मैं चारों ओर से उभरती रोशनी का आघात झेलता उन चेहरों को तलाशता हूँ जो अंधेरे से जूझने के जुर्म में गायब कर दिए गए। धूप और वर्षा में छतरी बनने वाली बात ठंड में अलाव की आग बन जाती है। धूप और वर्षा में छतरी बनने वाली बात ठंड में अलाव की आग बन जाती है। जो कुछ नहीं होता है आदमी के अनुकूल, कविता उसके प्रतिकूल खड़ी हो जाती है। धूप और वर्षा में छतरी बनने वाली बात ठंड में अलाव की आग बन जाती है। जो कुछ नहीं होता है आदमी के अनुकूल, कविता उसके प्रतिकूल खड़ी हो जाती है।
थोड़ा ध्यान देंगे कल्पित भाई आप। मैं जानता हूँ अपने ही देहरी पर बीन न बजा पाने वाले सपेरे की बेचारी। मैं जानता हूँ अपने ही देहरी पर बीन न बजा पाने वाले सपेरे की बेचारी। मेरी यात्रा की रेखाएं टेढ़ी तो हैं मगर अनजान नहीं है प्रकाश की गति से। आप देख ही रहे हैं, आपने बैठ कर बोलने को कहा भी था, लेकिन क्यों मुझे इतना भी बड़ा नहीं मिला होगा कि मैं थोड़ी देर खड़ा होकर निवेदन कर सकूं, प्रार्थना कर सकूं, स्वागत कर सकूं आप लोगों का। आज जो लोग मंच पर मेरे साथ बैठे हैं, जिसको कहा जाए कि सरस्वती के पुत्र हैं, साधक हैं, तब बैठे हैं कि हिम्मत भी किया है। हिम्मत शब्द का मैं नोटेड कमा में नोट करता हूँ, क्योंकि हो जाएगा कि ये कौन लोग का तो ठीक तो है भैया, कहाँ मांगा जा रहा है। संतन को कहा सीकरी सो काम आवत दात पर नैया टूटी। कल्पित को मैं बधाई इस बात के लिए दूँ कि मेरी मीरा कविता पर उन्होंने कम से कम उसका नाम लिया। जो प्रणम्य है प्रणाम करता हूँ मैं। बड़ों की एक बात केवल एक इशारा कर दूँ, रानीगंज साहित्य समावेश हुआ था भैया, वहाँ अंग्रेज भी मंच पर थे, सरदार जाफरी भी मंच पर थे, कृष्ण बिहारी मिश्र वगैरह भी हमारे थे। मैंने नजरुल इस्लाम को संबोधित एक कविता वहाँ पढ़ी, अंग्रेज जी बगल में बैठे थे। धीरे से उन्होंने कहा आई कैन रिलेट यू। मैं भी बदमाश आदमी थोड़ा हूँ, मैंने कहा सुनाई नहीं दिया। तब वो जोर से थोड़ा बोला आई कैन रिलेट यू। और उन दिनों कविता तोड़ती है किताब मेरे हाथ में थी, नहीं सकी थी, इमरजेंसी के आसपास की बात है। देख रहे तो उसको मैंने कहा कि एक प्रति आपके लिए भी है, देख लिया। क्योंकि उसके पहले कलकत्ता में वो दृश्य देखा था कि आगे और पाषाण में हुआ था, कुछ हो गया था, छोट छोट लड़ गई थी। छोट लड़ने का कल्पित आपकी जानकारी के लिए कर बता दूँ, बेला व्याख्यान माला के क्रम में कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उनको बुलाया था। 3 दिन का प्यारा भाषण उन्होंने दिया। और पहले दिन उन्होंने कहा भी था कि जानता हूँ लोग नहीं समझ पाएंगे, लेकिन इससे अधिक सुधी कहाँ मिलेंगे। उन दिनों के चौथे सप्तक के कवियों की तलाश में थे, घूम रहे थे। उसी क्रम में उन्होंने वहाँ वालों से कहा कि भाई यहाँ के साहित्यकारों से मेरी मुलाकात करा दो। हमारे वरिष्ठ लोगों में हर्षनाथ जी सावित्री गर्ल्स कॉलेज में ऑफिस सुपरिटेंडेंट थे, उन्होंने कहा हाँ हो जाएगा। सवेरे हुई मीटिंग, कलकत्ता के तमाम जाने माने लोग, विष्णुकांत शास्त्री वगैरह सब लोग मौजूद थे। 50 साहित्यकार भी थे। कुछ मेरे कवि मित्र काफ़ी अच्छे कपड़े वपड़े पहन कर भी गए थे, क्योंकि मामला वहाँ दूसरे ढंग का भी था। अंग्रेज जी ने कहा कि भाई आप लोग बात चालू कीजिए। मनमोहन ठाकुर थे, नाम सुने होगा। मनमोहन ठाकुर ने कहा कि दुर्देव जी तुम बात करो। पता नहीं क्या स्वभाव है। मैंने कहा कि 3 दिन लगातार बड़े प्रेम से हमने आपका भाषण सुना। काल के आयाम पर बोल रहे थे। एक सूत्र उन्होंने वहाँ दिया था कि यथार्थ सड़क पर कुछ और होता है, रचनाकार के मन में कुछ और होता है, रचना के रूप में जब ढलता है तो कुछ और हो जाता है। मैंने कहा कि अंग्रेज जी एक ही यथार्थ आपकी निगाह और मुक्तिबोध की निगाह में क्यों रूपांतरित हो जाता है, थोड़ा ये जानना मैं चाहूँगा। कल्पित भाई झूठ नहीं बोल रहा हूँ, विश्वास करो। अंग्रेज जी गंभीर हो गए, जाड़े का मौसम था, लगा जैसे पसीना आ जाता। मुंह खुला उनका, उन्होंने कहा कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं जिंदा हूँ, मुक्तिबोध का सौभाग्य है कि वे मर गए। मुक्तिबोध पर और हर वाक्य के बाद थोड़ा सा विराम लेते थे। मुक्तिबोध पर चर्चा मुझे मारने के लिए की जाती है। मैं उस श्रृंखल से आती आदमी गुस्सा आया, बढ़िया ऐसे उठाया। मैंने कहा कि अंग्रेज जी मुक्तिबोध का खून आपके हाथ में लगा है। निकल गया मुँह से। जिन दिनों आप नेहरू का अभिनंदन घर पर
संपादित कर रहे थे, उन दिनों मुक्तिबोध तनाव के नरक से गुजर रहे थे। स्वर यही था, कुछ और भी जोड़ा होगा, मैंने कहा भी होगा। उसके बाद सभा विसर्जित हो गई। वो घटना हो गई थी उसके पहले रामगंज वाले समावेश के। बहुत सारी बातें हैं, गारे बहुत घाव हैं। गांव के मालिक दलाल जमींदार हैं, रूप चाहे लाख बदला हो, अंत और बदला है अंत पर पुराना, पूंजी के जाल में फंसा कर भारा। लेकिन भाई परिवर्तन तो होगा, उस परिवर्तन के बाहर हम और आप हैं। कविता जब परिवर्तन का वाहक बनती है और बनती ही है अंततः। संसार की कल्पना हमने की है, हम आदमी हैं, हमने भगवान को जन्म दिया है। जब हम कवि हो जाते हैं, सिद्धि पा लेते हैं ना, तो हम इस नई सृष्टि भी बनाते हैं। और वो नई सृष्टि मचल रही है होने को। आपकी हमारी शक्ल में विश्वामित्र अंगड़ाई ले रहा है, उसको बनना ही है। बहरहाल यदि भावुक हो गया हो तो माफ करना, और भावुक नहीं हो तो कवि कैसा, कवि नहीं हो तो आदमी कैसे बन पाएगा। मित्रों, मैं सचमुच रोआ रोआ भीगा हुआ हूँ। करुणा के ऊपर आक्रमण आ रहा है। करुणा में दयनीयता नहीं होता है, करुणा का अर्थ बहुत व्यापक होता है। अरे दयनीय तो वे धंधेबाज लोग हैं जो डिग्रियों का सौदा करते हैं। सौदेबाज हैं तो हैं, चला रहे हैं, लड़ाई तो चलेगी, आगे भी लड़ाई चलेगी। उस लड़ाई में मैं आपके लोगों के साथ हूँ। और कलकत्ता के इन साथियों का मैं उम्र में छोटे हैं, फिर भी प्यार भी चाहता हूँ, आशीर्वाद भी चाहता हूँ। और मैं जानता हूँ वो मुझे अब देंगे, वह बनाए रखे मेरे प्रति। मेरा जन्म सार्थक हो रहा है, यह जीना बेकार नहीं गया है। मैं अपने महान गांव कोलकाता में हूँ। मुझे जितना प्यार अपने मीडिया से है, उतना उससे अधिक कुछ कलकत्ता से दिया है। ये मीडिया ने छपेरा दे करके, वो भी घटना बड़ी विचित्र है। एक अखबार में निकालता था, फेल हो गया पार्टनर, तैयारी में लग गया दूसरे घर की। पिताजी को किसी ने कहा कि हटा दीजिए बच्चे को, नहीं तो हत्या हो जाएगी। पिताजी ने कहा कि बेटा तुम भग जाओ, तो मुझ में भगा, भग कर कलकत्ता आया। और कलकत्ता के अखबार में आज वो दिन आया है कि आप लोग के अखबार में हूँ मैं। इस अखबार में होने का जो सुयोग मुझे मिला है, उसके लिए मैं आभारी हूँ, प्रणत हूँ। कृतार्थता की इस घड़ी में मैं प्रणाम करता हूँ बार बार उन बहनों को, लोगों को, उनके कर्ज में जुड़ गया। कभी बात अभी साथ करता होगा कि नहीं, मैं नहीं जानता। उनके पास भी बैठता होगा कि नहीं जानता, लेकिन उनको कहानी तो नहीं आया। वो चयन जिन लोगों ने किया होगा, जिन पगलों ने, वो जरूर मेरी कविता पढ़कर ही तो किए होंगे। अगर मेरी कविता विमलेश को उज्ज्वलित कर सकती है, कमल को कर सकती है, मृत्युंजय को कर सकती है, आप लोगों को कर सकती है, सखा बना सकती है। शैलेंद्र शांत अब तो शांत हो गया है ना, लेकिन शांत के नीचे कितना गड़बड़ा रहा होगा, खड़बड़ा रहा होगा, ये कभी ही समझ सकता है ना। आप लोग अपना आशीर्वाद, अपना स्नेह बनाए रखें, ताकि मैं दुनिया से ऊबू नहीं, लाख झमेले हों ऊबू नहीं। एक नई शक्ल देने की कल्पना तो दूँ दुनिया को, अगर दे पाया तो। इसीलिए कल्पित भजन भटका है आज हमारे। ये बहुत बड़ी बात है। इस योग को घटित करने के लिए आप सभी साथियों के सामने बार बार माथा झुकाता हूँ। मेरा महानगर कोलकाता सृष्टि का संस्कृत केंद्र है, सारी सृष्टि का संस्कृत केंद्र है। इस बारे में नई बात नहीं करनी है मुझे। कम से कम आधुनिक भारत का ऊर्जा तो यहीं से पैदा होती है। विवेकानंद यहीं से आता है, रविंद्र यहीं से आता है, महाप्राण हमारा निराला यहीं से आता है, प्रेमचंद को यहीं से उपन्यास सम्राट की ताकत मिलती है। तमाम बातें कितना कहूँ। और गेरी ने मुक्तिबोध भी आए थे यहाँ कभी, बनारसीदास चतुर्वेदी भी आए थे। हिंदी में कोई ऐसा बड़ा साहित्य, प्रसाद जी का चुगनी साहूरा लगाना, कलकत्ता फिर मैं कह रहा हूँ, कम से कम भारत के लिए तो भाई प्राण केंद्र है संस्कृत का। हमारे हर भाषा के लिए हो न हो फर्क नहीं पड़ता,
कृतज्ञ न बनो दोस्तों, कृतज्ञ मत बनो, इस माटी के प्रति कृतज्ञता मत बनो। आज मैं बहुत सारे पड़ावों से गुजरता हुआ सचमुच गांधी के पास आ चुका हूँ। मुझे लगता है अगर गांधी को हम नहीं समझ पाए तो कोई त्राण का रास्ता मिलेगा नहीं। एक फार्मूला और मैं देना चाह रहा हूँ आप सभी के सामने, व्याख्या नहीं करूँगा। हिंसा का ग्लोरिफिकेशन बंद करो, हिंसा का ग्लोरिफिकेशन बंद करो। ढोंग रहेगा तो शोषण रहेगा, ढोंग का समर्थन बंद करो। कर पाओ तो बंधुओं, बार बार प्रणाम आपको। और मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं मृत्युंजय कुमार सिंह जी से आग्रह कर रहा हूँ कि वे महाकवि को शॉल उठाकर उनका सम्मान करें। अरे महाकवि कह रहे हो, अच्छा ठीक है, निभाना आशीर्वाद दो। इसलिए तो हम लोग चाहते हैं कि बहने जो हमारी आपको पिता पढ़ी है, ये लड़की जो है, क्या नाम इसका? अच्छा नहीं बेटी मिडिल क्लास बेटी हो गई। और हमारे साथ कभी भी दूरदर्शन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल मौजूद हैं सुधांशु रंजन जी। मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि वे पाषाण जी को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित करें। आपने जो हिंदी कविता को दिया है सर, उसके लिए हम लोग क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हम अपना प्यार, अपना स्नेह दे सकते हैं और वही दे रहे हैं। और अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं। मैं हंसराज से आग्रह करता हूं कि वे कृपया आएं और धन्यवाद ज्ञापन करें। हंसराज जी। नमस्कार। कोई शाम हमारे हिस्से में ऐसी शाम होती है जो सदैव हमारी स्मृतियां में रह जाती है। ये शाम ऐसी ही एक शाम रही जहां हमने देखा, हमने सुना, हमने जिया, और जो देखा, जो सुना और जो जिया वो सब अद्भुत है। हमने आप वरिष्ठ कथाकारों, रचनाकारों की आंखों से थोड़ा कलकत्ता और देखा, थोड़ी कविता और सीखी, थोड़े समृद्ध हम और हुए। यह हमारा उत्सवी मौसम है। आगामी महीने में हम अपना वार्षिकोत्सव मनाने जा रहे हैं और उसकी एक झांकी, जिस तरह की उपस्थिति रही, जिस तरह का यह सभागार का मौसम रहा, हमें ये आगामी उस कार्यक्रम में भी मिलेगी। इसके तमाम आपकी मौजूदगी, आपके समय, आपके शब्द, आपके भाव, इन सभी के लिए आपका हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद। नीलांबर के इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं 10 सेकंड ले रहा हूं कि हमारे संरक्षक श्री मृत्युंजय सिंह सर ने शुरुआत की संबोधन से, और मैं सबसे नया सदस्य हूँ और मैं समापन कर रहा हूँ। यही नीलांबर है, यही हम हैं और यही हमारी विशेषता है।
चूंकि आप लोग इस मौके पे हैं, हम चाहेंगे कि हमारी ग्रुप फोटोग्राफ हो, तो आप जो भी लोग यहाँ मौजूद हैं, ये हम सबके लिए एक खास मौका है।